नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गंभीर और दुखद घटना पर बात करें। अहमदाबाद में 12 जून 2025 को जो एयर इंडिया फ्लाइट AI 171 के साथ हुआ। जी। ये बोइंग 787 ड्रीमलाइनर था, लंदन जा रहा था और टेक ऑफ के फौरन बाद ही क्रैश हो गया। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास इसकी शुरुआती रिपोर्ट्स हैं, कुछ ताज़ा जानकारी भी आई है, तो कोशिश करेंगे कि इसके मुख्य तथ्य समझे, जांच में क्या चल रहा है और इसका असर क्या हुआ है। ये वाकई एक दिल दहला देने वाली खबर है। फ्लाइट AI 171 मतलब उड़ान भरने के कुछ ही पलों बाद पास के ही एक मेडिकल कॉलेज हॉस्टल की इमारत पर जा गिरी। ओह। और जो शुरुआती जानकारी है उसके मुताबिक विमान में 242 लोग थे, उनमें से 241 की मौत हो गई और जमीन पर मतलब हॉस्टल में भी कम से कम 30 और लोगों की जान चली गई। बहुत दुखद है। ये तो बहुत ही भयानक आंकड़े हैं। एक अविश्वसनीय बात ये भी सुनने में आई कि विमान में एक यात्री जीवित बचे हैं, विश्वश कुमार रमेश। हाँ, ये जानकारी सही है। एक यात्री विश्वश कुमार रमेश इस हादसे में चमत्कारी रूप से बच गए हैं। ये अपने आप में एक खैर जांच की बात करें तो हाँ, जांच। क्या घटनास्थल से कुछ अहम सुराग मिले हैं, जैसे ब्लैक बॉक्स वगैरह? जी हाँ, बिल्कुल। जांचकर्ताओं ने विमान का ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिया है। इसमें दोनों चीजें होती हैं, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर CVR और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर FDR। अच्छा। भारत की जो संस्था है एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB, वो इनकी जांच कर रही है और इसमें UK, US और बोइंग जो विमान बनाने वाली कंपनी है उनके एक्सपर्ट्स भी मदद कर रहे हैं। ठीक है, तो इन रिकॉर्डर से क्या कुछ शुरुआती जानकारी मिली है, कुछ पता चला है? देखिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण और कह सकते हैं चिंताजनक जानकारी सामने आई है। क्या? विमान का जो रैम एयर टरबाइन होता है जिसे RAT कहते हैं। हाँ, RAT सुना है इसके बारे में। हाँ, तो वो एक तरह की इमरजेंसी पावर यूनिट होती है जो बिजली और हाइड्रोलिक प्रेशर देती है अगर मेन सिस्टम फेल हो जाए। जी। वो यूनिट उड़ान भरने के सिर्फ 17 से 33 सेकंड के अंदर ही एक्टिवेट हो गई थी। क्या? सिर्फ 17 से 33 सेकंड में टेक ऑफ के बाद? ये तो बहुत ही जल्दी है। हाँ बिल्कुल, बहुत जल्दी। RAT का इतनी जल्दी एक्टिवेट होना बेहद असामान्य है। ये तभी होता है जब कोई बहुत बहुत बड़ी इमरजेंसी हो। जैसे कि क्या मतलब हो सकता है इसका? जैसे कि मान लीजिए दोनों इंजन एक साथ फेल हो गए हो या फिर विमान की पूरी इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई ही चली गई हो। ओह। मतलब जो भी गड़बड़ी हुई वो अचानक हुई और बहुत गंभीर थी। इतनी जल्दी RAT का चलना ये दिखाता है कि शायद पायलटों को समझने या प्रतिक्रिया देने का भी वक्त मुश्किल से मिला होगा। ये तो बहुत ही चिंताजनक बात है। मतलब स्थिति बहुत तेजी से बिगड़ी। हाँ बिल्कुल, ये लगभग तुरंत इमरजेंसी अलार्म बजने जैसा है। अच्छा, तो इस घटना के फौरन बाद एयर इंडिया ने और जो हमारे रेगुलेटर हैं DGCA, उन्होंने क्या कदम उठाए? क्या उनके बाकी 787 विमानों में भी कोई ऐसी दिक्कत का अंदेशा है? हाँ देखिए, फौरन कार्रवाई हुई। जी। एयर इंडिया के पास जितने भी मतलब 24 बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान हैं, उन सबकी गहन जांच की गई। सभी की? जी, सभी की। जी। और इसमें एक थोड़ी राहत की बात यह है कि इन जांचों में कोई बड़ी सिस्टमिक खामी मतलब ऐसी कोई गड़बड़ी जो पूरे बेड़े में हो वैसी नहीं मिली। अच्छा, ये दिलचस्प है। मतलब पूरे फ्लीट में कोई गड़बड़ी नहीं मिली, पर एक विमान के साथ इतना भयानक हादसा हो गया, इससे तो जांच और मुश्किल हो जाती होगी। बिल्कुल। तो क्या इन जांचों की वजह से फ्लाइट्स पर कोई असर पड़ा? हाँ, असर तो पड़ा है। एहतियात के तौर पर मतलब सेफ्टी के लिए जी। एडिशनल चेक्स अभी भी चल रहे हैं। हाँ। तो इस वजह से फ्लाइट्स कैंसिल भी हुई, लेट भी हुई। शुरू में करीब 83 फ्लाइट्स पर असर पड़ा था और बाद में भी लगभग 66 डोमेस्टिक और 8 से 10 इंटरनेशनल ड्रीमलाइनर फ्लाइट्स को रोकना पड़ा। सेफ्टी सबसे जरूरी है। सही बात है। और सरकार की तरफ से भी कोई निर्देश आए हैं? जी, सरकार ने भी इसे गंभीरता से लिया है। 30 जून को देश भर के हवाई अड्डों और जो भी संबंधित एजेंसियां हैं उन्हें इमरजेंसी ड्रिल करने का आदेश दिया गया है। ओके, तैयारियों को परखने के लिए? हाँ, ताकि ऐसी किसी भी स्थिति से निपटने की तैयारी कैसी है उसे जांचा जा सके, बेहतर किया जा सके। और एयर इंडिया और DGCA वो भी 787 विमानों के ऑपरेशन से जुड़े जितने भी नियम हैं, प्रोसीजर हैं, उनकी बारीकी से समीक्षा कर रहे हैं। ये हादसा जहां हुआ वो जगह भी ध्यान खींचती है, एक मेडिकल कॉलेज का हॉस्टल। इसका असर सिर्फ हवा में या एयरलाइन पर ही नहीं, जमीन पर भी बहुत गहरा हुआ है। बिल्कुल सही कहा आपने। उस हॉस्टल और आसपास के जो दूसरे शिक्षण संस्थान हैं वहां भी अब इमरजेंसी रिस्पांस प्लान्स को फिर से देखा जा रहा है, परखा जा रहा है। कुछ परेशान करने वाले वीडियो भी सामने आए हैं जिनमें छात्र दुर्घटना के तुरंत बाद हॉस्टल से भागते हुए दिख रहे हैं। ये जमीनी स्तर पर सुरक्षा और बचाव की तैयारियों की अहमियत को दिखाता है। हाँ, वो बहुत जरूरी है। तो अब जांच का अगला कदम क्या है? मतलब जांचकर्ता किन पहलुओं पर खास ध्यान दे रहे हैं? देखिए, जांच काफी विस्तृत होती है। ऐसी स्थिति में एक्सपर्ट्स इंजन के हिस्सों को देख रहे हैं, थ्रस्ट सेटिंग्स यानी टेक ऑफ के समय इंजन कितना जोर लगा रहे थे, फ्लैप की पोजीशन क्या थी, विमान से मिला एयर डेटा जैसे स्पीड, ऊंचाई वगैरह, वो सब देख रहे हैं। अच्छा। और जाहिर है पायलटों के बीच हुई बातचीत जो CVR में रिकॉर्ड हुई होगी और आसपास के अगर कोई CCTV फुटेज है तो उनका भी विश्लेषण चल रहा है। हर छोटी से छोटी चीज को देखा जा रहा है। और इस पूरी विस्तृत जांच की कोई एक शुरुआती रिपोर्ट वो कब तक आने की उम्मीद है? ऐसी जटिल दुर्घटनाओं की जांच में वक्त तो लगता है, पर उम्मीद की जा रही है कि एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट, शुरुआती रिपोर्ट शायद लगभग 3 महीने में आ सकती है। 3 महीने, ठीक है। उससे शायद दुर्घटना के संभावित कारणों पर कुछ और रोशनी पड़े। हम्म। हाँ, ये पूरी घटना विमानन सुरक्षा को लेकर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। क्या सवाल? यही कि अगर शुरुआती जांच में पूरे बेड़े में कोई बड़ी सिस्टमिक प्रॉब्लम नहीं दिख रही तो फिर एक अकेले विमान में इतनी भयानक और इतनी तेजी से विफलता कैसे हो सकती है? हाँ, ये सोचने वाली बात है। ये हमें याद दिलाता है कि चाहे टेक्नोलॉजी कितनी भी एडवांस क्यों ना हो जाए, हमें सुरक्षा प्रोटोकॉल और लगातार निगरानी को लेकर हमेशा सतर्क रहना होगा। इसमें कोई ढील नहीं